नमस्ते, शुभ संध्या। सलीला संस्था सलूम्बर द्वारा आयोजित इंद्रधनुष कहानी माला लोकार्पण वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ रहेंगे देवपुत्र के संपादक गोपाल माहेश्वरी जी। पुस्तक समीक्षक के रूप में हमारे बीच उपस्थित है नीलम राकेश चंद्रा जी। आज हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है प्रकाश जी तातेड़ का, और इस इंद्रधनुष कहानी माला के संपादक श्री ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश जी हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। सलीला संस्था सलूम्बर और इस कार्यक्रम की अधिष्ठात्री डॉक्टर विमला भंडारी जी जो इस कार्यक्रम की संयोजिका भी हैं, हमारे बीच उपस्थित है। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं और इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम साहित्यकार और बालकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूं। एक दोहा मां वीणा के चरणों में। हाथ कृपा का शारदे रखना मेरे माथ, जीवन में छूटे नहीं कभी कलम का साथ। जीवन में छूटे नहीं कभी कलम का साथ। आज हम इस लोकार्पण कार्यक्रम के अंतर्गत सलीला संस्था द्वारा लोकार्पण में किए गए नवाचारों की बात करेंगे। रचनाएं लिखना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उनका प्रकाशित होना, और इससे भी महत्वपूर्ण है इन प्रकाशित रचनाओं का संबंधित पाठकों तक पहुंचना। इस प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु पुस्तकों का लोकार्पण किया जाता है ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुंचे कि किन लेखकों की कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई है। इसी क्रम में डॉक्टर विमला भंडारी जी ने सलीला संस्था के माध्यम से पुस्तकों के लोकार्पण का बीड़ा उठाया। आज सलीला संस्था की स्थापना के 24 वर्ष बाद अतीत की खिड़की से झांके तो ज्ञात होता है कि सलीला ने लोकार्पण के प्रकल्प को बखूबी निभाया ही नहीं, वरन इसमें कई नवाचार भी किए हैं। वैसे तो आधिकारिक तौर पर सलीला द्वारा पहला लोकार्पण कार्यक्रम 1999 में किया गया था। उस समय सलूम्बर राजमहलों के जोध निवास प्रांगण में सलूम्बर का इतिहास एवं बाल उपन्यास इल्ली और नानी दोनों ही पुस्तकें डॉक्टर विमला भंडारी जी द्वारा लिखित है का लोकार्पण तत्कालीन गृह मंत्री माननीय गुलाब सिंह जी शक्तावत एवं बीएन संस्थान के तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्री मनोहर सिंह कृष्णावत जी द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में साहित्यकारों के साथ साथ बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी सहभागिता की और हर्ष व्यक्त किया था। इसका कारण सलूम्बर में किसी भी पुस्तक के लोकार्पित किए जाने का यह पहला अवसर था। 2010 में सलीला द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन करना प्रारंभ हुआ। तभी से लोकार्पण के प्रकल्प को कार्यक्रम में स्थायी रूप से सम्मिलित किया गया। इतना ही नहीं, इसमें नवाचार भी किया गया। बाल साहित्य की पुस्तकों का लोकार्पण एवं समीक्षा की अनूठी अवधारणा लिए 2010 में एक विशेष सत्र आयोजित हुआ, जिसकी संपूर्ण रूपरेखा संस्था अध्यक्ष डॉक्टर विमला भंडारी जी ने तैयार की थी। इस अवधारणा के अंतर्गत यह तय हुआ कि बाल साहित्य की पुस्तकें वरिष्ठ साहित्यकारों के मध्य बच्चों द्वारा लोकार्पित हो। न केवल लोकार्पित हो बल्कि बाल पाठक द्वारा कृति की समीक्षा भी की जाए। लेखक, बाल पाठक, शिक्षक, अभिभावक सभी एक दूसरे से विमर्श करें, उन पुस्तकों पर सकारात्मक चर्चा हो। सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों व विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता से यह सत्र महत्वपूर्ण बन पड़ा। इस सत्र की अतिथि संस्था एनबीटी इंडिया के प्रतिनिधि प्रभारी पंकज चतुर्वेदी ने सत्र का कुशलतापूर्वक संचालन किया। कार्यक्रम में नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन किया गया। एनबीटी की ओर से आए पंकज चतुर्वेदी ने संचालन करते हुए बालकों से छोटी चींटी की बड़ी दावत, विज्ञान और आप, चित्रग्रीव, इसरो की कहानी, सुनो कहानी आदि पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। डॉक्टर विमला भंडारी की सुनहरी और सिमरू तथा सत्यनारायण सत्य की सही फैसला का नन्हे बाल पाठकों ने लोकार्पण किया तथा समीक्षा भी की। सभी पुस्तकों पर 2-2, 3-3 बाल पाठकों ने अपनी बात रखी। अध्यापकों ने भी इन पुस्तकों पर अपने विचार व्यक्त किए। छोटी चींटी की बड़ी दावत की लेखिका
कुसुम लता जी इस लोकार्पण के लिए विशेष रूप से दिल्ली से आई थी। लोकार्पण व समीक्षा की प्रक्रिया सभी को बहुत पसंद आई। पुस्तकों की समीक्षा करने वाले विभिन्न स्कूलों के छात्रों को एनपीटी की ओर से भेंट स्वरूप पुस्तकें दी गई। कुसुम लता जी ने इस अवसर पर एक कहानी भी सुनाई। देवपुत्र पत्रिका के संपादक डॉक्टर के अस्थाना इंदौर ने बच्चों की समीक्षा सुनकर कहा कि कौन कहता है कि बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लेते, उन्हें पढ़ने के लिए अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराओ, वे अवश्य पढ़ते हैं। सलीला संस्था के इस मंच से पहली बार राजस्थान में बाल साहित्य अकादमी खोलने की बात डॉक्टर राष्ट्रबंधु द्वारा उठाई गई। उन्होंने राजस्थान में बाल साहित्य अकादमी खोलने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता काले मेघा पानी दे सुनाकर पूरे सभागार को आनंद से भर दिया था। साहित्यकारों द्वारा भी बच्चों की समीक्षा को सराहा गया। तब से अब तक गुजरे 24 वर्षों में दर्जनों पुस्तकों का लोकार्पण सलीला संस्था के मंच से हो चुका है। आज का ये लोकार्पण वेबिनार भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है और इस कार्यक्रम में मैं हृदय से अपनी ओर से, सलीला संस्था की ओर से आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और मैं आदरणीय विमला भंडारी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मेहमानों का स्वागत करें, उद्बोधन दें और हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर विमला भंडारी जी। सभी से मेरा करबद्ध नमस्कार, प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इंटरनेट को, स्ट्रीम यार्ड को, फेसबुक को, कि जिसकी वजह से आज हम एक नहीं बल्कि दो बच्चों की पत्रिका के संपादकों को रूबरू देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और उनसे कुछ चीजें जान पा रहे हैं। ये एक समय ऐसा था जब संपादक से बात करना हमारे लिए बहुत कठिन होता था। हम अपनी रचना कैसी है इसके बारे में हम जान नहीं पाते थे और उसमें क्या त्रुटियां है, क्या सुधार करना है, ये हमें मालूम नहीं था। आज हमारे बीच देवपुत्र के कार्यकारी संपादक गोपाल जी महेश्वरी हैं, बच्चों के देश के सह संपादक प्रकाश जी तातेड़ हैं। तो आप दोनों के सानिध्य का हमें इस मंच पर बहुत लाभ मिलेगा। पुस्तक का लोकार्पण होगा और हम उसमें आपके विचारों को सुन पाएंगे। पुस्तक लेखन अपने आप में एक दुष्कर कार्य है और उसमें संपादन और संकलन तो बहुत ही सतर्कता वाला कार्य है और प्राय इस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है और कोई इस काम को नहीं करता है। अकादमियां भी इस स्तर पे जो काम होना चाहिए वो इतना नहीं करती हैं क्योंकि सारे काम निजी स्तर पर होते हैं। लेखक की रचनाओं का प्रकाशन होता है, अमूमन संकलन करके संपादन करने वाला काम बहुत कम देखा गया है। बीच में अभी थोड़ा सा प्रकाश में आया है कि डायमंड पॉकेट बुक जो है वो अलग अलग स्टेट में बाल कहानियों का, श्रेष्ठ बाल कहानियों का संकलन संपादन करवा रही है रचनाकारों से, किंतु अपने निजी स्तर पर प्रयास करके इंद्रधनुष कहानी माला जैसी पुस्तक को लाना, आकार देना और उसके बारे में सोचना, स्व से यानी पर पे जाना कि हमारा बाल साहित्य आखिर किस दशा दिशा में जी रहा है, क्या स्थिति है, क्या उम्दा लेखन हो रहा है। एक पुस्तक में कम से कम 7-8 रचनाकारों की प्रतिनिधि 2-2 कहानियां हैं और उनका विस्तार परिचय है, उनका फोटो है, यानी एक छतरी के नीचे सब कुछ समाहित एक पुस्तक में। तो ये आपने इतना अच्छा प्रयास किया है कि जिसमें हमें विभिन्न टेस्ट तो पढ़ने को मिलता ही है और उसके अलावा भी विभिन्न विषयों की भी विविधता है। तो ऐसी पुस्तक का सलीला संस्था द्वारा लोकार्पित होना बहुत गर्व की बात है और मैं ओम प्रकाश जी क्षत्रिय का इस पहल का, उनके द्वारा की गई इस पहल की भरपूर सराहना करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। पुस्तकें प्रकाशित भी हो जाए, उन पर चर्चा ना हो और चर्चा से भी बेहद जरूरी है उनकी समीक्षा, क्योंकि किसी भी विधा को स्थापित होने के लिए उसकी समीक्षा बहुत आवश्यक है
और ऐसे में मैं पिछले कई दिनों से नीलम राकेश को देख रही हूँ कि वह वेबिनार के जरिए उन्होंने कई बाल साहित्यकारों का साक्षात्कार किया है, उनकी पुस्तकों के बारे में एक समीक्षात्मक टिप्पणी भी उन्होंने साथ में की है। और उसी की वजह से आज मुझे लगा कि इस पुस्तक का भी जो है समीक्षा उनके द्वारा की जाएगी तो बहुत अति उत्तम होगा। एक बहुत सुंदर टीम सज गई है, क्योंकि जो कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं और संचालन कर रही हैं, रेखा लोढ़ा की भी संचालन के क्षेत्र में कम सानी नहीं है। वो यूं तो कवयित्री है ही और साहित्य की गद्य पद्य दोनों विधाओं में लंबे समय से लिख रही हैं और लंबे समय से बाल साहित्य से जुड़ी हुई हैं, किंतु संचालन करके और कार्यक्रम को अपनी गति देना और अपने ऊंचाइयों तक पहुंचाना बहुत कुशलता पूर्वक कर रही हैं। तो आपका भी इस मंच पर स्वागत करती हूँ। सलीला संस्था की ओर से सभी हमारे जो देख रहे हैं, देवदत्त शर्मा हमसे जुड़े हैं, शील कौशिक हमसे जुड़े हैं, सुनील गज्जानी हमसे जुड़े हैं, अरविंद कुमार साहू जुड़े हैं, सुधा जुगरान हमसे जुड़ी हैं, कुसुम अग्रवाल हमसे जुड़ी हैं, और भी लोग जुड़े होंगे जिन्होंने कमेंट नहीं किया होगा। उन सभी का और इस सलीला संस्था के वेबिनार मंच पर मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सुमन वाजपेयी भी अभी आकर के जुड़ी हैं और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे को काफी साहित्यकार मित्र जो है वो रुचि रखेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और ये कार्यक्रम धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों को छूता हुआ समापन की ओर बढ़ेगा। आप सभी को इस पुस्तक लोकार्पण की शुभकामनाएं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ सलीला संस्था के मंच से। नमस्कार। बहुत बहुत आभार दीदी। आपका उद्बोधन, चाहे वो स्वागत उद्बोधन हो, चाहे प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी हो, चाहे किसी विषय विशेष पर, हमारी जानकारी में निश्चित रूप से इजाफा करती है। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई और ये चिंता भी व्यक्त की कि इतने मुश्किल काम जो बहुत कम हो रहे हैं, ओम प्रकाश क्षत्रिय द्वारा ऐसा काम किया जाना वाकई सराहनीय है और इसके लिए आपने उनका आभार व्यक्त किया और मैं भी उनका बहुत बहुत आभार साधुवाद करती हूँ। और अब वक्त है उस पुस्तक के लोकार्पण का, तो आप सब स्क्रीन पर उस पुस्तक को दिखाकर उसे लोकार्पित करें। बहुत बहुत बधाई आदरणीय ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश जी को जो इसके संपादक हैं और उन सभी कहानीकारों को जो इसमें सम्मिलित हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह 7 तो कहानीकार और एक स्वयं संपादक की कहानियां इसमें सम्मिलित हैं। उन कहानीकारों के नाम हैं अरविंद कुमार साहू जी, ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश जी जो इसके संपादक भी हैं, कुसुम अग्रवाल जी, पवन चौहान जी, राजकुमार जैन राजन जी, ललित शौर्य जी, डॉक्टर विमला भंडारी जी और डॉक्टर शील कौशिक जी। इन सभी सहभागी कथाकारों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतने सुंदर कहानी माला के भाग में, प्रथम भाग में आपको स्थान मिला और आपकी कहानियां इसमें सम्मिलित की गई। और एक बहुत विशेष इस भाग की विशेषता यह है कि इसमें अधिकतर कहानियां वो हैं जिन्हें पुरस्कृत किया गया है, वे कहीं कहीं से पुरस्कृत है। ऐसी सुंदर उम्दा कहानियां क्षत्रिय जी ने चुनकर इसमें सम्मिलित की है, तो इसके लिए वो और बधाई के पात्र हैं कि उनकी पारखी दृष्टि ने ऐसी सुंदर कहानियां और इतने सुंदर कथाकारों को इसमें सम्मिलित किया। और अब मैं इस कार्यक्रम के लिए जो आपने संपादित किया है, अभी तक तो शायद चौथी तक आपका ये कार्य पहुंच चुका है और ये पहले भाग का हम यहाँ लोकार्पण कर रहे हैं। आपने क्या सोचा, क्या आपका अभिष्ट था, क्यों आपने ये पुस्तक माला लाई और किस तरह, किन कठिनाइयों से और किन सुगमताओं से आपने इसका संपादन किया, इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। और पहले मैं 4 पंक्तियां आप सभी को समर्पित करना चाहूंगी कि मोड़ सको जो बहती धारा अच्छा है, मोड़ सको जो बहती धारा अच्छा है, पा जाओ यदि आप किनारा अच्छा है, खुद के भीतर भी जाको फिर देखो तो
खुद के भीतर भी झांको, फिर देखो तो सोच बदल लो तो जग सारा अच्छा है, सोच बदल लो तो जग सारा अच्छा है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आदरणीय ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी बात रखें। सबसे पहले तो सभी को प्रणाम। इस कार्यक्रम के बेहतरीन संचालन कर रही आदरणीय रेखा लोढ़ा जी, हमारी प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम की संयोजक श्री आदरणीय विमला भंडारी जी, देवपुत्र पत्रिका के संपादक श्री गोपाल जी महेश्वरी जी, पुस्तक समीक्षक आदरणीय नीलम राकेश जी, आपके संचालन और समीक्षा का जवाब नहीं। पहेलियों में अनोखा कार्य कर रहे श्री आदरणीय प्रकाश तातेड़ जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस पुस्तक का मेरे दिमाग में ये रूपरेखा या परिकल्पना बहुत पहले से थी, क्योंकि इसका एक कारण यह था कि मैं 36 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को पढ़ाने के दौरान कभी कभी ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो हमें चुनौती देते हैं कि हमें पढ़ा के दिखाओ तो हम जाने, तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ प्रयोग करना पड़ते हैं। तो मैंने इसके लिए 2-3 प्रयोग किए थे और उसी की परिकल्पना से ये इंद्रधनुष माला का जन्म हुआ। इसके मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। मैंने बहुत सारी ई पत्रिका या ई पुस्तक, चित्रमाला पुस्तक लिखी है जो ऑनलाइन है। तो उस ऑनलाइन पुस्तक में मैंने ब्लैक एंड व्हाइट जो पुस्तक होती है, जो स्टोरी व्यूअर पर पड़ी रहती है मेरी कहानी, उनको मैंने प्रिंट करके बच्चों को दिया था। तो उसमें उनको रंग भरना था। तो बच्चे इतनी एकाग्रता से रंग भरते हैं, उसके पहले मुझे समस्या आती थी कि बच्चों को चुप कराना पड़ता था किसी काम के लिए। और जब मैंने वो पूरा प्रिंट करके बच्चों को दी कि इसमें आपको रंग भरना है, और एक पुस्तक की मैंने 12 प्रिंट निकाली थी और अलग अलग बच्चों को उसको प्रिंट दिया और उनसे कहा इसमें कलर भर दीजिए। तो एक दूसरे से मिलकर वो कलर भरने लगे। और जैसे किसी बच्चे ने अगर चेहरे का रंग दूसरा भर दिया तो दूसरा बच्चा उसको कहता था कि नहीं नहीं, मैंने गलत भरा है, इसका रंग ऐसा होता है। इस तरह बच्चे एक दूसरे से रंग भरना, उसको कहानी पर चर्चा करना, चित्र पर चर्चा करना, और इस तरह बहुत सी बातें वो उस कहानी के ऊपर सीखे। और मुझे यह जानकर बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो उनको कहानी दी थी उसमें नीचे टेक्स्ट भी लिखा हुआ था। तो पहली के बच्चे भी थे, दूसरी के भी थे, तीसरी के भी, और चौथी के भी, और पांचवी के भी। तो पांचवी के बच्चे तो चूंकि वो टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कहानी लिखी हुई, और पहली दूसरी वाले उस बच्चे पढ़ नहीं पाते, लेकिन वो कहानी के चित्रों को देखकर उसके ऊपर बहुत बखूबी पूरा वर्णन कर देते हैं। तो इस तरह चित्र द्वारा बच्चे कहानी को आगे बढ़ा देते हैं, यानी चित्र देखकर पढ़ना वो सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं, और इससे उनका जो विकास होता है वो बेहतर ढंग से होता है। तो एक बात तो ये थी कि बच्चे चित्र बनाने में या उसको रंगने में इतने बेहतरीन ढंग से रमते हैं कि उन्हें फिर चुप कराने की जरूरत नहीं पड़ती। और उनकी जो रचनात्मक प्रतिभा है, एक दूसरे से बात करने की है, चित्र पे बात करने की है, उस पे रंग पे बात करने की है, वो आपस में ही गलती होने के बावजूद, जैसे मान लो किसी बच्चे ने मूछे दूसरे लाल रंग की रंग दी, तो वो दूसरा बच्चा उसे कह देता नहीं तेने ये गलत किया, इसमें लाल रंग नहीं रहता है, काला रंग रहता है। तो बच्चा पूछता है कि नहीं, अगर काला रहता है तो कौन सा है। अगर बच्चा रंग नहीं जानता, दूसरा बच्चा उसे काले रंग का स्केच दे देगा। इस तरह वो एक दूसरे से स्केच लेकर, रंग लेकर उसे बाकायदा सही कर देते। गलत भी हो जाता है तो फिर लाल के ऊपर काला करके, इस तरह उनका रंग की पहचान, कौन सी चीज क्या होती है, कहाँ क्या भरना चाहिए, चित्र पे वो चित्र किसका है। तो इस तरह बहुत सी बातें जो हम उसे मौखिक रूप से सिखाना चाहते हैं नहीं सीख पाते। और जो हमारी समस्या रहती है कि बच्चे बोलते नहीं है, वो बोलना सीख जाते हैं। तो एक तरह से बातचीत करने से, चित्र पे रंग भरने से बच्चा जितना सीखता है उतना दूसरे माध्यम से नहीं सीखता है। फिर दूसरी एक बात थी कि हमारे स्कूल में कुछ बच्चे थे जो बोलते नहीं थे और इतनी शैतानी करते थे कि
मैं जिस गांव में हूँ वहां पे चारण जाति के लड़के हैं और वो बहुत ऊर्जावान होते हैं। और एक बच्चा अगर आ गया और शैतानी करना शुरू कर दिया तो एक दिन में अगर वो 30-35 शिकायत नहीं ले आया तब तक उसका दिन गुजरता नहीं था। तो मैंने कहा ये समस्या है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो मैंने किया था कि हमारे स्कूल में जो प्रार्थना होती है तो शुरू शुरू मैंने ये किया उनको बच्चों को कि हर बच्चे से कहा, मैंने कहा आपको प्रार्थना में कहानी सुनाना है। तो 5-6 दिन तो मुझे बच्चों को बड़ी मुश्किल से उठा उठा कर उनसे कहना पड़ा कि आप कहानी सुनाइए। फिर एक स्थिति ये आई कि बच्चे ऑटोमेटिक कहने लगे कि आज मैं कहानी सुनाऊंगा। तो फिर मुझे ये नियम बनाना पड़ा कि एक दिन बाल सभा में 4 से ज्यादा कहानी नहीं सुनाई जाएगी। तो जो शैतान बच्चा था उसको भी मैं बारंबार खड़ा करता था। तो एक स्थिति ये आई कि उसने शैतानी करना छोड़ दिया क्योंकि उसका दिमाग जो शैतानी में लगता था वो कहानी ढूंढने और सुनाने में लगा। और मुझे जानकर इतना ताजुब हुआ उसकी कहानी, तो उसके कहानी सुनाने का ढंग इतना धीरे धीरे इतना निखर गया कि जैसे उसे गुस्सा आता तो वो पूरा गुस्से में हाव भाव के साथ ऐसा गुस्सा करके सुनाता। और अगर रोने का आता तो जान करके रोने लग जाता कि उसने रोकर ऐसे कहा, मतलब पूरे हाव भाव से कहानी सुनाने लगे। और आखिरी में ये स्थिति हुई कि आज भी हमारे विद्यालय में जब हम उनको कहानी सुनाते हैं के लिए खड़ा करते हैं तो हर बच्चा ये कहता है कि पहले मैं कहानी सुनाऊंगा और वो कहता है मैं कहानी सुनाऊंगा। और जो बच्चे कहानी सुनाने से रह जाते वो शिकायत करते कि नहीं सर आपने मुझे कहानी नहीं सुनानी है, आपसे मेरे को शिकायत है, आप अच्छे नहीं हो। मैंने कहा क्यों? तो बोले आपने कहानी नहीं सुना दी। मैंने कल कहानी सुना लेना। तो इस तरह इस 2 माध्यम से मैंने स्कूल में अनुशासन लाना और कहानी सुनाने के द्वारा उनके शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास में इतना जोरदार मतलब वो सुधार किया कि मुझे अनुशासन की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्हें डांटना डपटना अनुशासन करना ये। और उसके बाद उन्होंने जब उन्हें मालूम पड़ा कि मैं कहानी भी लिखता हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपकी कहानी ला के सुनाइएगा। तो मैंने उनको कहानी सुनाई। तो एक बच्चे ने उससे मुझसे कहा कि सर अगर आपकी कहानी में चित्र भी हो तो चित्र बनाने रंग भरने वाला रंग भर दे और जिसको कहानी पढ़ना है वो कहानी सुना दे तो कैसा रहे। तो मुझे उस समय दिमाग में आया कि वास्तव में कुछ बच्चे चित्र भरने में, चित्र में रंग भरने में, चित्र बनाने में और कुछ कहानी सुनने में बहुत उत्सुक रहते हैं। तो वहीं से ये धारणा आई। और दूसरी बात ये थी कि जब मैं आज के इंटरनेट के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सी जगह कहानी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वास्तव में कहानी में कुछ ऐसी बात होना चाहिए कि जो बच्चा मनोरंजन के साथ रोचकता से पढ़े, समझे और उसको सरलता से आत्मसात कर ले। उसमें उद्देश्य पीछे से थोपा ना गया हो। नहीं तो बहुत से क्या करते हैं कहानी लिखने के बाद लिख देते हैं कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। तो इस धारणा के मैं विरोध में था। कहानी कहानी के हिसाब से कह दी जाए और बच्चा उसे सुन ले, उसका मनोरंजन हो जाए और उसके बाद उद्देश्य उसके साथ चला आए। ये इस धारणा से उपजा मेरे दिमाग में यह आया कि हम ऐसी कोई चीज बनाए जिसमें हमारे भारत के जितने भी बाल साहित्यकार हैं उनकी बढ़िया कहानी एक जगह आ जाए, उसमें कुछ चित्र आ जाए ताकि बच्चों को बेहतरीन कहानियां और उनके साथ चित्र 2 मिल जाए ताकि जो पढ़ना नहीं जानते हैं उनके लिए वो चित्र बुक का काम करे और जो पढ़ना जानते हैं उन्हें कहानी के लिए कहानी पढ़े। इसलिए मेरा ये विचार परिकल्पना सामने आई कि मैं क्यों ना पूरे भारत के जितने भी साहित्यकार हैं उन्हें उनकी 2-2 कहानी लूं और एकत्र करूं और इन धनुष में उसको सजाऊं ताकि 7 रंग उसमें मिले और बच्चों का विकास हो। इसी कल्पना के आधार पर मेरा ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आया और आपको अच्छा लगा, मेरी मेहनत सार्थक हो गई। और जिन जिन साहित्यकारों ने मेरे अनुरोध पर मुझे ये कहानी दी उनका मैं आभारी हूँ क्योंकि ये उनके सहयोग के बिना हो नहीं सकता था। क्योंकि कहानी लिखना, उसे देना, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं सभी मेरे साहित्यकार साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी बढ़िया पुस्तक सजाने के लिए मुझे तन मन धन से सहयोग किया। आभारी हूँ, धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत आभार। ये पुस्तक इतनी सुंदर कैसे बन पड़ी है ये हमने आपके वक्तव्य से जाना।
वाकई धरातल पर रहकर जिन चीजों को महसूस किया जाता है, जिनसे रूबरू हुआ जाता है और फिर उस पर काम किया जाता है, तो निश्चित रूप से वो काम सफल होता है और वो बहुत सच्चाई के निकट होता है और बहुत सुंदर होता है। इसके लिए आपकी बहुत बहुत बधाई। सभी लोगों ने आपके कृतित्व का एक पक्ष आपकी बात सुनकर जाना। मैं आपके कृतित्व के कुछ पक्ष और लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश जी 5 विषय में स्नातकोत्तर हैं। आपने पत्रकारिता, कहानी कला, लेखन रचना, फीचर एजेंसी का संचालन में पत्रोपाधि भी प्राप्त की है। आप बाल कहानी, लघु कथा, कविता विधा में लेखन करते हैं। लघु कथा मंथन, बाल कथा मंथन, चुनिंदा लघु कथाएं, मनोभावों की अभिव्यक्ति, मध्य प्रदेश की बाल कहानियां आदि का आपने संपादन किया है। आपकी 2 दर्जन से अधिक विभिन्न विधाओं की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उनमें से कुछ पुस्तकों का मराठी में अनुवाद हुआ है। आपने 19 साझा संकलनों में अपनी रचनाएं दी है। 141 बाल कहानियों का 8 भाषा में प्रकाशन व अनेक कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। 121 ई बुक, एक रिकॉर्ड है ये, 121 ई बुक आपने प्रकाशित की है और 18 विभिन्न संस्थाओं द्वारा आपको पुरस्कार व सम्मान प्राप्त है। वाकई आपका कृतित्व और आपका व्यक्तित्व दोनों ही साधुवाद के लायक है। मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस काम के लिए आपको बहुत बधाई देती हूँ। पद्मश्री गोपालदास नीरज ने कहा था, मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। लेकिन इससे पहले संस्कृत के महाकवि दंडी ने कहा था, गद्य कविनाम निकष वदंती। इससे भी आगे की बात करें तो मेरे विवेकानुसार बाल साहित्य संपूर्ण लेखन की कसौटी है। इस दायित्वपूर्ण लेखन का निर्वहन बहुत मुश्किल और जिम्मेदारी पूर्ण है। हर्ष का विषय है कि आज कई साहित्यकार धन व यश के मोह को छोड़ सच्चे बाल साहित्य सृजन में लगे हैं। और ये जो इंद्रधनुष कहानी माला है, ये भी इसी प्रकल्प का एक हिस्सा है। आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में देवपुत्र के कार्यकारी संपादक आदरणीय गोपाल जी माहेश्वरी उपस्थित हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश में आदरणीय गोपाल जी माहेश्वरी का जन्म 1966 में हुआ। आप कोविद संस्कृत व संगीत में स्नातक तथा हिंदी में स्नातकोत्तर हैं। आपकी 18 कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें जीवनी, गद्य पद्यमय जीवनी, कहानी, प्रेरक प्रसंग, बाल कविता, बाल नाटक, बाल उपन्यास, संवाद, सूचना साहित्य, स्वतंत्रता संग्राम के बाल क्रांतिकारी, अनुवाद आदि आदि विधाएं सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त आपने बाल कहानी, लोक कथाएं, बृहद बाल साहित्यकार कोष के अतिरिक्त कई स्मारिकाओं का संपादन व संपादन किया है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं का प्रकाशन होता रहा है। आपने प्राचीन भारतीय वाङ्मय में पर्यावरण चेतना एवं वर्तमान चिंताओं का समाधान विषय पर शोध प्रबंध का लेखन भी किया है। आपको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी सुभद्रा कुमारी चौहान, संस्कृति भवन साहित्य सेवा सम्मान कुरुक्षेत्र और बाल साहित्य हेतु गोपीनाथ खांडेकर सम्मान कानपुर से सम्मानित किया गया है। मैं बहुत ही सम्मान, बहुत ही आदर के साथ आदरणीय गोपाल जी माहेश्वरी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय गोपाल जी माहेश्वरी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा दीदी। परम आदरणीय विमला दीदी, मेरी आवाज आ रही ना? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ, आ रही है। हेलो, आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है आपकी जी। परम आदरणीय विमला दीदी, रेखा दीदी, नीलम दीदी और बंधुवर प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, सब लोग मेरे इतने अपने अपने देवपुत्र परिवार के मेरे वरिष्ठ लोग हैं और इन सब के बीच में आज मुझे मुख्य वक्ता कहा तो मुझे लगा वास्तव में यह बाल साहित्य का मंच है, क्योंकि जो सबसे छोटा है उसको मुख्य वक्ता जब मान लिया जाता है तो बाल साहित्य सृजन की भूमिका तैयार हो जाती है। और इस नाते आज जो कुछ मेरे मन में आ रहा है वो मैं आप लोगों के सामने रखूं, उसके पूर्व मैं अभिनंदन करना चाहता हूं ओम प्रकाश जी क्षत्रिय का। वास्तव में मैंने कभी पढ़ा था, मैं भी एक लंबे समय तक शिक्षक रहा हूं और इसलिए मैंने पढ़ा था। गीजू भाई अपने शिक्षण में नवाचारों के लिए बहुत जाना माना नाम है भारतवर्ष का।
तो आज के युग में गिजू भाई की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले शिक्षक इस रूप में ओम प्रकाश जी और हमारे मध्य उपस्थित हैं। उन्होंने अपने नवाचारों से हम अवगत कराया। वास्तव में कहानियों पर समीक्षा नीलम दीदी से अच्छी कोई नहीं करेगा, और इसलिए नीलम दीदी के लिए मैं वह पक्ष छोड़ते हुए कुछ इस प्रकार अपने मन की बातें आज इस मंच पर साझा करना चाहता हूं, जिनमें शायद परोक्ष रूप से कुछ समीक्षा के तत्व भी हों और कुछ अपने मन की जिज्ञासाएं हैं। अभी 2 दिन हुए और हमने माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाया, प्रकटोत्सव मनाया, वसंत पंचमी थी। वास्तव में हम यह देखें तो सरस्वती कौन है, तो हमारे पौराणिक आख्यान बताते हैं कि सरस्वती ब्रह्मा की अर्थात रचनाकार की मानस पुत्री है। कहानियां, कविताएं, नाटिकाएं, ये सब भी हमारे अंदर बैठे हुए ब्रह्मा की, हमारे रचनाकार की मानस कृतियां हैं, मानस पुत्रियां हैं। और यह जब बच्चों के पास जाती है तब बड़ों के साहित्य से इसका थोड़ा अलग प्रकार से मूल्यांकन हम यदि करें तो हमें यह समझना चाहिए कि जब कहानियां बच्चों के पास पहुंच जाती है तब वे बच्चों के साथ मनमाने ढंग से खेलने लगती है और बच्चे उनके साथ समरस हो जाते हैं, अर्थात वे बच्चों की मित्र बन जाती है। और इस नाते जैसे हमारे घर का कोई छोटा बच्चा किसी दूसरे घर में जाए, ऐसे ही हमारे हृदय से निकले हुए विचार, भाव और यह कहानी के रूप में जब बच्चे के घर में चले जाए, बच्चे के हृदय में चले जाएं, और तब वे वहां जाकर जो कुछ करेंगे वह सब कुछ सुंदर तो लगता है, परंतु उसके साथ में वह सब कुछ सावधानी पूर्वक देखने का काम भी उसका हमारा होता है। वास्तव में उसके संस्कार बच्चों के साथ साझा होते चले जाते हैं, और इसलिए कहानियां बच्चों को बहुत कुछ सिखाती हैं। जब वे बहुत कुछ सिखाती हैं, इसलिए उन कहानियों को क्या आता है यह जानना एक रचनाकार के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि भाई बाल रचनाएं हैं और जैसी हैं वैसी हमने रख दी, उसके बाद बच्चा उसमें से जो ग्रहण करना चाहेगा वो करेगा। मेरा थोड़ा सा मतभेद है इस बारे में। मेरा कहना है कि जब हम बच्चों के लिए किसी चीज की रचना करते हैं, वो चाहे घर का फर्नीचर हो, बच्चों का भोजन हो, बच्चों के कपड़े हो, बच्चों के खिलौने हो, सब बातों में यह ध्यान रखते हैं कि बच्चों के लिए है और बड़ों के उपयोग की वस्तुओं से अधिक उनके प्रति सावधानी रखना होती है। तो यह चीज बाल साहित्य पर भी पूर्णतः लागू होती है। वास्तव में हमारी रचना के माध्यम से हमारे अनजाने ही सही, हमारी लापरवाही के कारण सही, कहीं कोई ऐसा तत्व, ऐसी बात बच्चे के पास न पहुंच जाए जो उसके लिए हितकर नहीं है। कहा जाता है कि भाई बाल साहित्य में शिक्षा या ऐसा सीधा देना, या इसके बारे में बहुत चर्चाएं होती है। वास्तव में शिक्षा शब्द का मतलब ही कुछ अलग है। शिक्षा विद धातु से बना हुआ शब्द है। विद का मतलब होता है जानना, और जानना तो बच्चे की प्रथम प्रवृत्ति होती है। वह हर अपरिचित चीज से, हर नवीनता से परिचित होना चाहता है, और इसलिए बच्चों के सामने कैसी चीज पहुंचे, वह किससे परिचित हो, किसे आत्मसात करे, इसकी शुद्धता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और इसलिए कहानियां लिखते समय कविता से भी अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता मुझे प्रतीत इसलिए होती है कि कविता की अपेक्षा कहानी अधिक समय तक बच्चे के साथ रहती है। कहानी बड़ी होती है और इसलिए कविता तो 4, 6, 8 पंक्ति में बच्चों की कविता समाप्त हो जाती है, पर कहानी चलती है 100, 200, 400 वाक्यों तक, और ये वाक्य जितने समय तक बच्चे के साथ रहते हैं, बच्चा उसके अंदर अपने जीवन के प्रतिबिंब देखने लगता है, अपना वर्तमान ही नहीं देखने लगता, तो वह अपने अनुभवों को भी उसमें ढूंढता है और अपने अनुभवों से आगे उसके कल्पना तत्व के साथ वह अपने भविष्य का आरेखन भी उसमें करने लगता है। और इन सब परिस्थितियों के अंदर बाल कहानीकार की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बाल कहानी के बारे में एक और बात बड़ी जोर शोर से कही जाती है। अब इसके बारे में आप लोग मुझसे सहमत भी हो सकते, असहमत भी हो सकते हैं। बच्चों की भाषा, कहानी की भाषा क्या हो, तो कहते हैं बच्चों की भाषा होना चाहिए। आज का बच्चा जिस भाषा को बोलता है वह उसकी भाषा होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बिंदु पर यहां से चिंतन प्रारंभ करना तो ठीक है, पर यह चिंतन का अंतिम बिंदु नहीं हो सकता।
बच्चा क्या भाषा बोल रहा है, इसके लिए हम जिम्मेदार लोग यह विचार करें कि बच्चा यह भाषा क्यों बोल रहा है, ये कहां से सीखी, क्या वो परिष्कृत है क्या। बच्चा तो बहुत सारी उन चीजों को भी अपनाता है जो उसके लिए हितकारी नहीं है, पर अभिभावक इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे को उसकी हितकारी चीजों को ग्रहण करना है और जो अहितकारी उसे छोड़ना है। भाषा के संबंध में भी यही है। भाषा केवल माध्यम मात्र नहीं है, भाषा एक संस्कार का साधन भी है। और इसलिए बच्चा कैसी भाषा सीख रहा है, तो बच्चा भाषा कहां से सीख रहा है, हमारी रचनाओं से, घर के परिवेश से सीख रहा है। दो चीजें हैं उसके पास में। तो बच्चे के साथ में जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है, बच्चा जिस भाषा को सीख गया है, वह शायद उसने टेलीविजन से सीख ली है, वो उसने फिल्मों से सीख ली है, उसने न्यू मीडिया से कहीं सीख ली है, अखबारों में कहीं पढ़ ली है, परंतु उस भाषा के शुद्धिकरण के बारे में, उसके परिष्करण के बारे में, उसके ठीक होने के बारे में, व्याकरण सम्मत होने के बारे में यह चिंताएं यदि साहित्यकार भी नहीं करेगा तब कौन करेगा। और बचपन में जो भाषा उसे याद हो गई, जो उसके अभ्यास में आ गई, वह आजीवन उसका पीछा नहीं छोड़ती। बचपन संस्कारों का वपन काल है, वह उसमें जो बीज बो दिए वे ही आजीवन फलते फूलते रहेंगे। और इसलिए कहानियों के माध्यम से जो भाषा हम बच्चों को दे रहे हैं, बिना इस बात का बहुत आग्रह बनाए कि यह बच्चे को सीधे सीधे समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बच्चा अच्छी भाषा समझना सीखे, यह भी हमारा साथ में दायित्व है। और इस दायित्व से हम भटक नहीं सकते। विषयों के बारे में भी तो ऐसी ही बात कही जाती है। आज बहुत सारे विषय है, आज बच्चे की बौद्धिक उम्र उसकी शारीरिक उम्र से अधिक है। और ऐसी मात्रा में इस युग के अंदर, जब सूचना का विस्फोट का युग है, ये बच्चा अनेक आवश्यक और अनावश्यक भी सूचनाएं प्राप्त करता रहता है। अनेक विषय उसके सामने पसरे पड़े हैं, उनमें से उन्हें उन विषयों की ओर आकृष्ट करना जिन विषयों से कल के अच्छे समाज का वो नागरिक बन सके, अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा मनुष्य बन सके, अच्छा देशभक्त बन सके, इस प्रकार के संस्कारों को हम कहानी के माध्यम से छांटकर उसके सामने दे सकते हैं। क्योंकि कहानी में आकर्षण है, रोचकता है, उसके हृदय में वो प्रवेश करती है। और इसलिए वह अति शुद्ध होना चाहिए। बच्चा अपने मुंह में कोई गंदी चीज लेने लगे तो हम उसे डपटते भी हैं, या डपटना उसकी न स्वतंत्रता का हनन है, या डपटना न उसके प्रति कठोरता का परिचायक है, बल्कि उसकी अभिरक्षा का और एक प्रकार का दायित्व निर्वहन है। कथा और कहानियों के माध्यम से भी ऐसा होना चाहिए। इस संग्रह के अंदर 8 कहानियां, 8 लेखकों की कहानियां है। स्वयं ओम प्रकाश जी ने भी इन लेखकों के बीच में अपने आप को स्थापित किया है। संपादक का किसी कथाकारों के समूह में, रचनाकारों के समूह में स्वयं को उपस्थित रखना बड़ा साहस भरा काम होता है। क्योंकि केवल समीक्षा करनी है तो आप तो काट छाट करते चलिए, टीका टिप्पणी करते चलिए, खुद भी तो कुछ बनाकर बताइए कि आप कैसा बनाते हैं। और इसलिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है अपने आप को उस कथा संग्रह में रखना। कहानियां उसमें कई तरह की हैं, विषयों को लेकर विविधताएं भी है। कुछ कहानियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, एक आदर्श कहानियां हैं। विशेष तौर से मैं इसलिए नहीं कि सामने विमला दीदी बैठी हैं, पर मुझे विमला दीदी की और शील कौशिक जी की कहानियां बहुत अच्छी लगी। मैंने उन्हें एक आदर्श कहानी की संकल्पना मुझे उसमें पूर्ण होती दिखाई देती है। वे यथार्थ, विज्ञान परक चिंतन और उसके साथ में कल्पना लोक, मानवीकरण, संस्कार पक्ष, भाषा, जितने प्रकार हो सकते हैं किसी कहानी की कसौटी के लिए, परीक्षण के लिए, उन पर लगभग सफल होने वाली ऐसी कहानियां है। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी कहानियां अच्छी नहीं है, परंतु हम देखेंगे कि कोई कोई कहानियां काफी लंबी हो गई हैं। कभी कभी हमको लगता है कि विषय बच्चों के है ही नहीं, वे लोक कथा शैली की कहानियां हैं, बड़ों की कहानी थी पर हमने बच्चों को सुना दी, शायद बच्चा उसमें कहीं हंसेगा, परंतु उसमें कुछ विषय ऐसे भी आ गए कि शायद आज के जमाने में तब उन्हें हटा देने की आवश्यकता है। जैसे किसी की पत्नी को किसी ने ले लिया। अब बताइए हम इसमें क्या, मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा, इसलिए नाम भी नहीं ले रहा किस कहानी में, परंतु कुछ तत्व हैं जिनसे बचना चाहिए हमें। अब बचने की आवश्यकता आ गई है, बहुत पुराना समय नहीं है।
या केवल काल्पनिक कहानी, कल्पना का वो अनंत आकाश जिसके अंदर उसको कोई दिशा ही ना मिल पाए, यदि ऐसी कल्पनाएं भी परोसते हैं तो वे भी निरर्थक होती हैं। और इसलिए बच्चा एक अच्छे मार्ग का अनुसरण कर सके, उसके लिए आगे एक पथ बनता चले, उसके विचारों का विकास हो, खुले रूप में विकास हो, परंतु वह संस्कारित विकास भी हो, मर्यादित विकास भी हो। इन दोनों बातों को, इस खुलेपन और मर्यादा का संतुलन बनाती हुई कहानियां यदि हम रचेंगे तो निश्चित रूप से बाल साहित्य का भी उत्कर्ष होगा, बच्चों का उत्कर्ष होगा, इन सब के माध्यम से हमारे राष्ट्र का उत्कर्ष होगा, जो हमारा परम ध्येय होना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि मैं कहानियों के बारे में बहुत समझ रखता हूं, परंतु आज पहली बार सलीला से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। मैं बहुत दिनों से लालसा लगाए बैठा था, और हटी भी था, जब तक बुलाएंगे नहीं तब तक तो नहीं जाऊंगा। और इसलिए आज मुझे यह अवसर देने के लिए विमला दीदी का, ओम प्रकाश जी इसके माध्यम बने उनका, और आप सभी सुधीजनों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, कृतज्ञ हूं, और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जैसा मैंने आपको आमंत्रित करने से पहले भी कहा था कि बच्चों का साहित्य लेखन बहुत दायित्वपूर्ण है, उन तक क्या जाना चाहिए, ये फिल्टर एक शिक्षक, अभिभावक और साहित्यकारी लगा सकता है, और तीनों की बराबर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों तक कैसी चीजें जाने दे और बच्चों को किस तरह संस्कारित करे। आज आपका उद्बोधन सुनकर एक बौद्धिक का आनंद आया है, और मैं आपकी सारी बातों से 100% सहमत हूँ, और आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। किसी भी रचना की समीक्षा कितनी जरूरी है, विमला दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा था। आलोचना के बिना किसी भी रचना को कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, और एक बहुत सदी हुई आलोचक आज हमारे बीच उपस्थित है, आदरणीय नीलम राकेश चंद्रा जी। मैं बहुत हृदय से उनका स्वागत भी करती हूँ, और उनका एक संक्षिप्त परिचय, आप हालांकि वो परिचय की मोहताज नहीं है, उनको सभी जानते हैं, फिर भी एक संक्षिप्त परिचय मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप सबके समक्ष रखूं। उत्तर प्रदेश में जन्मी श्रीमती नीलम राकेश हिंदी बाल साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपकी अब तक 23 पुस्तकें प्रकाशित हुई है, जिनमें बाल उपन्यास, बाल कहानी, बाल कविता, नाटक, लघु कथा, कहानी आदि विधाएं सम्मिलित हैं। आपने 5 पुस्तकों एवं बाल पत्रिका का संपादन भी किया है। आपने इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी में स्नातकोत्तर करने के साथ साथ हिंदी व अंग्रेजी ब्रेल का भी अध्ययन किया है। आपकी 2 पुस्तकें ब्रेल लिपि में भी प्रकाशित हैं। अनेक बार आपकी रचनाएं चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट द्वारा पुरस्कृत हुई हैं। नागरी बाल साहित्य संस्थान बलिया द्वारा मधुर सम्मान 2021, अंबिका प्रसाद दिव्य संस्थान भोपाल द्वारा बाल साहित्य के लिए दिव्य अलंकरण 2001, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति सम्मान 2016, विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान हरियाणा द्वारा संस्कृति भवन साहित्य सेवा सम्मान 2019, बाल साहित्य संवर्धन संस्थान कानपुर द्वारा विद्यावती मिश्रा स्मृति सम्मान 2019 आदि आदि सम्मानों से आप अलंकृत हैं। आपकी रचनाएं विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई जा रही हैं। आपके बाल साहित्य पर 3 शोधार्थियों को एमफिल की डिग्री मिल चुकी है। 3 शोधार्थी आपके बाल साहित्य पर पीएचडी की डिग्री के लिए शोध कर रहे हैं। आपके द्वारा साहित्यांजलि 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ बाल साहित्यकारों का साक्षात्कार लिया जा रहा है, जिसका साप्ताहिक प्रसारण यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पर होता है। बाकी इतने अच्छे व्यक्तित्व की धनी आदरणीय नीलम राकेश चंद्रा जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करती हूँ, और एक 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि दे चुनौती आज दीपक को अंधेरा छुप गया, दे चुनौती आज दीपक को अंधेरा छुप गया, रोशनी का एक समंदर आज फिर से लुट गया, एक चिड़िया नापने आकाश की ऊंचाई को, एक चिड़िया नापने आकाश की ऊंचाई को, क्या उड़ी कि आसमां भी खुद धरा पर झुक गया, क्या उड़ी कि आसमां भी खुद धरा पर झुक गया। इन पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय नीलम राकेश चंद्रा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और इस पुस्तक पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करें। आदरणीय नीलम राकेश जी। धन्यवाद रेखा जी। सबसे पहले यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सारे ही साहित्यकार बंधुओं और अतिथियों को प्रणाम करती हूँ। मंच पर आसीन डॉक्टर विमला भंडारी दीदी, रेखा जी, प्रकाश तातेड़ जी, गोपाल माहेश्वरी जी, ओम प्रकाश क्षत्रिय जी, आप सबको प्रणाम कर मैं
गोपाल जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज उन्होंने एक अलग ही अंदाज में पुस्तक की समीक्षा करी। बहुत ही अभी उन्होंने नवाचार की बात करी, ये भी एक नवाचार था जिस अंदाज में ये दिल से निकली बातें थी और हर बात, एक-एक बात आपकी सही थी। हम सभी यहाँ जितने लोग हैं, आपकी हर एक पंक्ति से सहमत है पूरी तरह से। और कार्यक्रम ये अपना इस पुस्तक के बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं ओम प्रकाश जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने और आज जो जिस तरह से उन्होंने अपना अनुभव बताया, किस तरह से ये जो ज़मीनी अनुभव के साथ में उन्होंने की परिकल्पना करी, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य आज हम सबके सामने है। क्षत्रिय जी के संपादन में ये प्रकाशित कृति इंद्रधनुष प्रथम हाथ में लेते ही ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुषी रंग हमारे मन पर छा गया। अपने संपादन में ही क्षत्रिय जी ने जो एक बात कही है कि बच्चों की उन्होंने तुलना करी है जल से। इतना सही तुलना है ये। बच्चा यदि निरंकुश हो जाए तो वो जल की तरह ही तटबंध तोड़कर बहने लगता है और जैसे बहते हुए जल को बांधना आसान नहीं, वैसे ही इन बच्चों को जो कि भटक गए हैं या जो कि दिशाहीन होकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनको संभालना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि बच्चे कच्ची लोई के समान होते हैं और कच्ची लोई जो होती है उसे हम कैसा भी आकार दे सकते हैं, उससे हम कुछ भी बना सकते हैं। परंतु इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात होती है याद रखने की, वो ये है कि ये कच्ची लोई जब तक गीली है, तभी तक हम इसको कोई भी आकार दे पाते हैं। अगर ये सूख जाए, तो फिर हम इससे कुछ भी नहीं बना सकते, ये सिर्फ टूटेगी। ऐसे ही ये बच्चे जब छोटे हैं, हम इन्हें जैसा ढालना चाहें, जैसा संस्कारित करना चाहें। अभी गोपाल जी ने भाषा की बात करी, जैसे जो भाषा हम इन्हें सिखाना चाहें, हम वो सब सिखा सकते हैं, सब करा सकते हैं। बस इन्हें हल्का-सा दिशा देने की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बार ये बड़े हो जाएँ, फिर हम चाहें कि हम इनकी कोई भी चीज़ परिवर्तित कर लें, कोई भी परिवर्तन करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। हम यहाँ जितने भी साहित्यकार बंधु बैठे हैं और जो साहित्यकार के रूप के अलावा भी एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में या किसी भी रिश्ते में हम जिन बच्चों से जुड़े होते हैं, हम सभी ये जानते हैं और ये मानते हैं कि ये कहानियाँ या कविताएँ बच्चों का मनोरंजन करती हैं और केवल मनोरंजन ही नहीं करती है। वक़्त पड़ने पर ये उन्हें दिशा भी देती हैं, उन्हें सही राह भी दिखाती हैं। बच्चों का जो आरंभिक काल होता है, उनके जीवन का जो प्रथम कुछ वर्ष होते हैं, उसमें अधिकांश बच्चे जो भी ज्ञान अर्जन करते हैं, वो अपनी दादी, नानी, मौसी, ताई, चाची या किसी भी बड़े से कहानी सुनने के रूप में या कविताओं के रूप में वो ग्रहण करते हैं। ये कहानियाँ हम जब बच्चों को सुना रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके मनोरंजन के लिए सुना रहे होते हैं। परंतु हम अनजाने में ही बच्चों के अंदर संस्कारों के बीज बो रहे होते हैं, जिसकी बात अभी विमला दीदी ने करी थी, गोपाल जी ने करी कि संस्कारों के बीज बोए जाने चाहिए। हम वो अनजाने में कर रहे होते हैं। इसीलिए ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम बच्चे को क्या सुना रहे हैं और यदि थोड़ा बच्चा बड़ा है तो वो क्या पढ़ रहा है। इस चीज़ का चयन, उस कहानी का चयन, उस कविता का चयन हमें बहुत ध्यानपूर्वक गंभीरता से करना चाहिए, क्योंकि इस चयन का बहुत बहुत दूरगामी परिणाम होने वाला है। अभी जो ये पुस्तक ओम प्रकाश क्षत्रिय जी ने बनाई है, इसी महत्वपूर्ण बात को उन्होंने ध्यान में रख करके ये 7 नगीने हमारे बाल साहित्य चुने और उनकी 2-2 प्रतिनिधि रचनाओं को लिया और उसमें अपनी 2 रचनाएं मिलाकर 145 पृष्ठ के इस संकलन का निर्माण करा, जिसे तमिलनाडु के प्रकाशक एक्सप्रेस पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित किया गया और इसका मूल्य केवल 200 रुपए रखा गया है। इस कृति को समर्पित करते समय ओम प्रकाश जी ने बाल वृंद पाठकों को ये समर्पित करके अपनी भावना को स्वर दे दिया, जो खुद में बोल रही है कि उनका उद्देश्य क्या है।
ये संग्रह की जो पहली रचना है वह अरविंद कुमार साहू जी की है। बंदर जिसका शीर्षक है घमंडी बंदर। बंदर के लालच और घमंड को उन्होंने रोचक ढंग से इस कहानी में पूरी कहानी में दर्शाया है। साथ ही घमंडी का सिर नीचा वाली सीख भी चुपके से इस कहानी में चली आई है। अरविंद साहू जी की दूसरी कहानी है पहलवान की ठुल्ली। लोक कथा का यह आनंद देती है और नेकी की सीख भी दे जाती है। बच्चे लोक कथाएं पसंद करते हैं, परंतु बच्चों के लिहाज से रचना थोड़ा छोटी होनी चाहिए। संग्रह की तीसरी कहानी ओम प्रकाश क्षत्रिय जी की गधऊ समझ गया। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए वाली उक्ति को चरितार्थ करती उनकी यह कहानी सुनी सुनाई बातों पर बिना विचारे विश्वास न करने के लिए बच्चों को प्रेरित करती है। साथ ही मेहनत को विवेक के साथ सही दिशा में चलने की बात भी बहुत रोचकता के साथ बताती है। क्षत्रिय जी की दूसरी कहानी राहुल की जल्दीबाजी में राहुल द्वारा अपनी मां की जान बचाने की यह कहानी है। कहानी में ही रोचक अंदाज से सतर्कता और स्कूल में पढ़े गए पाठ का समय पर सदुपयोग करना की बात सामने आती है। छोटा सा पैकेट इस संग्रह की 5वीं कहानी है। यह श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। छोटा सा पैकेट बड़ी सी बात कहती है। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए जैसी सीख कब कैसे कहानी में टपक पड़ती है यह पता ही नहीं चलता। लेखिका की बड़ी सफलता है। उनकी अगली कहानी का शीर्षक है चिंटू की शॉपिंग। जीवन के अनुभव के महत्व को बातों ही बातों में बताती है यह कहानी। साथ ही उपभोक्ता अधिकारों के बारे में भी सजग करती है। इस तरह की जानकारी कहानी के माध्यम से देना महत्वपूर्ण बात है। इसी कहानी के चौथे लेखक हैं हिमाचल प्रदेश से श्री पवन चौहान जी। नए अंदाज में होली। इस कहानी में बचपन और बुढ़ापे का ऐसा सुंदर चित्र उकेरा गया है कि होली जैसा पर्व वास्तविक अर्थों में साकार हो उठा है। बिंदली और लड्डू पवन जी की दूसरी कहानी है। बिंदली एक नन्ही बचिया है और लड्डू घर का लाडला छोटा बेटा। दोनों की दोस्ती को आधार बनाकर विभिन्न चित्र उकेरते हुए पवन जी ने इंसानों और जानवर के बीच प्रेम के रिश्ते को शब्द दिया है। बाल साहित्य संवर्धन के लिए वर्षों से समर्पित साहित्यकार डॉक्टर राजकुमार जैन राजन की 2 कहानियां इस संग्रह में शामिल की गई हैं। पहली कहानी का शीर्षक है मौत हार गई। आज के समय में सबसे गंभीर विषय पर्यावरण को रेखांकित करती दादा और बच्चों के बीच वार्तालाप के रूप में यह कहानी बढ़ते हुए अपना संदेश देने में सफल रही। डॉक्टर जैन की अगली कहानी का शीर्षक खुशी दो खुशी लो। इस कहानी का ताना बाना ऐसा है कि पाठक उसमें डूबता जाता है। यह कहानी 2 भाइयों की है। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है दोनों भाइयों के साथ साथ पाठक भी कहानी में डूब जाता है। सार्थक संदेश देने के साथ साथ कहानी अपने उद्देश्य में सफल हुई है। इसके लेखक बधाई के पात्र। छठे लेखक के रूप में ललित शौर्य जी ने अपनी उपस्थिति इस संकलन में दर्ज कराई है। ललित जी की कहानी का शीर्षक है शैतान परी। प्यार और दोस्ती की यह एक सुंदर गाथा है। परियों की कहानी बच्चों का मन हमेशा से लुभाती आई है। यह कहानी उन्हें परी लोक की सैर कराती है, उनकी कल्पना को पंख लगाती है। ललित जी की अगली कहानी का शीर्षक है जमती की जादुई पेंसिल। ललित जी ने भाईचारे की भावना को सुंदर शब्दों में पिरोकर कहानी का सृजन किया है। बंदर, मछली और परी के बीच घूमती यह कहानी बाल मन के अनुरूप है। इस युवा लेखक को ढेरों शुभकामनाएं। 7वीं कहानीकार के रूप में वरिष्ठ कहानीकार डॉक्टर विमला भंडारी जी की कहानी बादल निकला सैर पर संकलित की गई है। अनुभव की स्याही से लिखी हुई यह कहानी बहुत ही कोमलता से प्रकृति से बच्चों का परिचय कराती है। पूरी की पूरी कहानी में कोमलता का एहसास बना रहता है जो निश्चित रूप से बच्चों के मन को मोह लेगा। आज इस तरह की कहानियां लिखे जाने की बहुत आवश्यकता है जो बच्चों और प्रकृति के बीच में सेतु का काम करे। डॉक्टर भंडारी की अगली कहानी का शीर्षक है सूरज ने मांगी छुट्टी। विमला जी ने बहुत हटकर बिल्कुल अलग सा यह विषय चुना है। बड़े ही मनोरंजक अंदाज में
बच्चों को बच्चों की जिम्मेदारी का एहसास होता है, साथ ही यह जिज्ञासा कि सूरज छुट्टी पर चला जाएगा तो क्या होगा, बच्चों के अंदर उत्सुकता जगाए रखता है। इसी सबके बीच में सूर्य की उपयोगिता, सूरज के कार्य और उसका महत्व कहानी में पिरो दिया गया है। लेखिका को बहुत बहुत बधाई। अंतिम कहानीकार के रूप में वरिष्ठ कहानीकार डॉक्टर शील कौशिक जी की कहानी धूप का जादू संकलित की गई है। सूरज के कार्य और महत्व को उकेरती यह एक और कहानी है और यह बहुत महत्वपूर्ण रचना है। बच्चों के लिए यह जानकारी से भरी हुई है, परंतु जरा भी बोझलता इस कहानी में नहीं है। डॉक्टर शील कौशिक की अगली कहानी का शीर्षक है एक रात की कहानी। इस विषय पर बहुत कम कहानियां लिखी गई हैं। लाल, पीली, हरी बत्तियों की कहानी। जी हाँ, सही समझे आप, ट्रैफिक लाइट की कहानी है ये। सुनने में लगता है ना बहुत बोझिल सी कुछ सा विषय ले लिया गया है, परंतु शील जी की सदी हुई लेखनी ने अपनी कहानी में रोचकता का ऐसी चाशनी मिलाई है कि कहानी बहुत शानदार बन पड़ी। ट्रैफिक के नियमों की जानकारी देने के साथ साथ इसके महत्व को भी रेखांकित किया गया है। खास बात यह है कि कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को कोई सीख या लेक्चर दिया जा रहा है। खूब खूब बधाई शील जी। इस कहानी संग्रह इंद्रधनुष भाग 1 में यद्यपि 8 लेखक समाहित हैं, परंतु कहानियों का तारतम्य ऐसा है कि बच्चों को पढ़ने में कहीं भी कोई रुकावट या अड़चन नहीं महसूस होती। सभी कहानियों का स्तर, भाषा, शैली उच्च स्तर की है। विषयों में विविधता है। एक कहानी में जरूर अबे, सुनबे जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। मेरा मानना है कि बाल साहित्य में, अभी गोपाल जी ने भी इस बात को रेखांकित किया था, बाल साहित्य में इस तरह के शब्दों का प्रयोग से हम सभी लेखकों को बचना चाहिए। हमें वही शब्द प्रयोग करने चाहिए जो हम स्वयं बच्चों के मुंह से सुनना पसंद करेंगे, सुनना चाहेंगे। यह पूरा का पूरा संग्रह सतर्कता, जागरूकता, स्नेह, प्रेम, आपसदारी, इंसान और पशुओं के बीच संबंध, परिलोक, पर्यावरण जैसे विषयों को अपने में समेटे हुए है। साथ ही यह पूरा संग्रह मनोरंजन की चाशनी से ओतप्रोत है। इस संग्रह की एक विशेष बात इसके चित्र भी है। बच्चों को रंग पसंद होते हैं, उन्हें रंगना भाता है। यह पुस्तक कहानी के साथ साथ बच्चों के मन को भाने वाले इस कार्य का अवसर और आमंत्रण उन्हें देती है। निश्चित रूप से बच्चे कहानी पढ़ने के साथ साथ चित्रों में रंग भरकर आनंदित होंगे। मैं श्री ओम प्रकाश क्षत्रिय जी के इस प्रयास के लिए उनकी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत प्रशंसा करना चाहती हूँ। साथ ही सारे ही इस संग्रह के प्रत्येक लेखक को व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहती हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बाल साहित्य जगत और हमारे बाल पाठक इस कहानी संग्रह का पूरे मन से स्वागत करेंगे और इसे सराहेंगे। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। वाकई आपने बहुत गहराई से इस संग्रह को पढ़ा और सभी कहानियों के जितने सकारात्मक पक्ष है उन सब पक्षों को आपने सबके समक्ष रखा। इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। और एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि बच्चे आटे की लोई की तरह है और उसको तब बेल लेना चाहिए जब तक वो गीला है, मतलब बच्चे छोटे हैं तभी उन्हें संस्कारित करने की आवश्यकता है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही और मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तक चिकना घड़ा सुनते थे, लेकिन आपने एक नया बिंब, एक नया प्रतीक हमारे समक्ष रखा कि कच्ची लोई की तरह वो बच्चा है। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व का सानिध्य हमें मिला है जो शिक्षक है, लेखक है, संपादक है और एक बहुत सुंदर विधा, पहेली विधा के सशक्त हस्ताक्षर है, पहेलीकार है, आदरणीय प्रकाश जी तातेड़। आपने, वैसे तो आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आपने एमएससी किया और बच्चों को भी आपने विज्ञान ही पढ़ाया है, तो निश्चित रूप से आपका लेखन भी विज्ञान के इर्द गिर्द रहता है और बिल्कुल आपकी जो रचनाएं होती है वो पूरे उससे प्रयोगशाला से निकल के ही हमारे समक्ष आती है। आपने हिंदी में एमए किया है, एमएड किया है, आप सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। आपकी प्रकाशित कृतियां कलम का आत्मबोध, कविता संग्रह, दर्पण एक बिंब, अनेक लघु कथा संग्रह, बाल कविता एवं पहेलियों की संयुक्त पुस्तक, महकते फूल चहकते पंछी, बाल साहित्य एवं विज्ञान संबंधी अन्य 15 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी है। कई साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं
स्मारिकाओं, अभिनंदन ग्रंथों, संकलनों का आपने संपादन किया है। विगत चार वर्षों से बच्चों का देश पत्रिका, जो आज बहुत ख्यातनाम पत्रिका है, हर कोई बच्चों का देश पत्रिका को जानता है, पहचानता है और उसमें छपने की ख्वाहिश रखता है, उस पत्रिका में आप सह संपादक हैं। देश के प्रमुख पत्रिकाओं में 500 से अधिक रचनाएं आपकी प्रकाशित हो चुकी है। अनेक क्षेत्रीय संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित पुरस्कृत किया जा चुका है। आकाशवाणी उदयपुर से आपकी रचनाएं निरंतर प्रसारित होती रहती है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय प्रकाश जी तातेड़ हमारे बीच उपस्थित है। उनका सानिध्य आज हमें मिला है। मैं चाहती हूँ कि वे अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए और बहुत ही हृदय से आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी बात रखें। आदरणीय प्रकाश जी तातेड़। सभी को सादर अभिवादन। आज सलीला संस्था के इस कार्यक्रम में जुड़ करके हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा और इस वेबिनार को निरंतर आगे बढ़ाने में डॉक्टर विमला जी भंडारी सदैव कुछ नया काम और नए ढंग से करने के बारे में चिंतन करती रहती हैं। उसी के परिणाम स्वरूप यह कुछ कहानियों का ऑनलाइन प्रसारण शुरू किया और उसी क्रम में ये एक लोकार्पण का कार्यक्रम भी ऑनलाइन हो रहा है। आज का कार्यक्रम मैं प्रारंभ से ही देख और सुन रहा हूं और अनुभव कर रहा हूं कि ये जो टीम आज उपस्थित है, विद्वानों की टीम है। गोपाल जी माहेश्वरी का कहानी विधा पर और कहानीकारों के दायित्व के संबंध में वह उद्बोधन बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण रहा। इस पुस्तक को संपादित करने का काम हमारे मित्र शिक्षक ओम प्रकाश जी क्षत्रिय प्रकाश ने किया है और उनकी इस पुस्तक के प्रकाशन से ही आज के इस कार्यक्रम की भूमिका बनी, यह कार्यक्रम आगे बढ़ा। ओम प्रकाश जी ने अपनी बात में ये कहा, उससे ये लगता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, क्योंकि बतौर अध्यापक जैसे प्रयोग उन्होंने किए, कुछ प्रयोग करने का मुझे भी बहुत मौका मिला और हमने बच्चों में इस तरह के उनको सक्रिय रख करके या स्व अनुशासन से अनुशासित किया। वैसा ही प्रयोग आपका भी रहा सुन करके और पुस्तक में भी इसको पढ़ करके बहुत अच्छा लगा। वास्तव में आपने बच्चों की ऊर्जा का रूपांतरण कर लिया, यानी कि उनकी ऊर्जा जो पहले व्यर्थ के कामों में लग रही थी, उन्हें आपने एक सकारात्मक बहुत अच्छे कार्यों में रूपांतरित कर लिया। और यही अध्यापक की और बतौर एक चिंतनशील लेखक के रूप में आपका यूनिक काम है। इसमें आपने ये जो पुस्तक की अभी नीलम जी ने समीक्षा की और मैं समझता हूं कि हर कहानी को उन्होंने बारीकी से पढ़ा और उसकी विशेषताओं को बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने रखा। और उससे वास्तव में एक अच्छी समीक्षा वो है कि जिसको सुनकर के पुस्तक को पढ़ने की इच्छा जागे। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का आपने विश्लेषण किया है उसके बाद ये लगता है कि अगर पुस्तक उपलब्ध हो तो अभी पढ़ना शुरू कर दे। और वास्तव में और फिर ये जो कहानी माला का एक आपने जो निरंतर प्रकाशन का जो बीड़ा उठाया है ओम प्रकाश जी ने, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि ये उस कड़ी की पहली पुस्तक है और इसका जैसा कि नाम है, बहुत ही नाम भी बड़ा आकर्षक रखा है, इंद्रधनुष। क्योंकि हम जानते हैं इंद्रधनुष क्या है, 7 रंगों की वह बेहतरीन खूबसूरत रचना है जो कभी कभी बनती है और जब बनती है तब उसे देखने का हम बच्चे तो खैर देखते ही हैं, पर हम बड़े भी, और जब मालूम पड़े कि इस दिशा में दिख रही है तो लालायित होते हैं और देखते हैं। तो उसी शब्द का उपयोग करते हुए 7 साहित्यकार और प्रत्येक की 2-2 रचनाएं, ताकि और फिर रचनाएं भी वैसी जो पुरस्कृत है, यानी कि जो चर्चित है, उन्हें लेना और 8वें संपादक के रूप में आपकी सहभागिता,
कुल मिला के पुस्तक का ये जो स्वरूप है उसे देख करके मुझे तार सप्तक की बात याद आ गई, जो 1943 में अज्ञे जी ने 7 लेखकों को, 7 कवियों की कविताओं को आपस में जोड़ करके तार सप्तक की सीरीज उस जमाने में निकाली थी। और ऐसा ही एक प्रयोग मुझे भी करने का अवसर मिला वर्ष 1980, जो कि युवा वर्ष के रूप में मनाया गया था। उस समय हमने 7 कवियों ने जो इसी क्षेत्र के थे, उदयपुर, राजसमंद, कुंभलगढ़, नाथद्वारा के हम जो लोग थे, और करीब करीब सभी शिक्षक थे एक आध को छोड़ के, हमने एक पुस्तक निकाली जिसमें 7 के 7 प्रश्न थे और 7 कविताएं ली गई थी और परिचय दिया गया था। उस पुस्तक का नाम था मौन अब टूटा है। बड़ों के काम की पुस्तक थी, किंतु ये मेरा इस क्षेत्र में किया गया पहला प्रयोग था और पहला प्रकाशन था। और उसके बाद तो ये क्रम आगे नाना प्रकार से जारी रहा, जिसका उल्लेख अभी रेखा जी ने किया। रेखा जी से मेरा परिचय भी काफी पुराना है, शायद उस बात को मतलब 50 साल से अधिक हो गए होंगे, जब हम एक ही कॉलोनी में, एक ही शहर में रहते थे तब से। और उसके बाद जीवन में अनेक प्रसंगों में हमें आपस में मिलने का भी मौका मिला, और उनकी बात और उनका जो बहुआयामी व्यक्तित्व है उससे मैं सदा ही प्रभावित रहता हूँ। और जैसा वो बेहतर लिखती हैं, बेहतर बोलती हैं। और आज के इस कार्यक्रम को इसीलिए पूरे 1 घंटे का कार्यक्रम लग नहीं रहा कि 1 घंटा हो गया, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने संचालित किया है। मैं आप सबके साथ इस बात को शेयर करना चाहूंगा कि कोई कहानी जब एक पत्रिका में छपती है या किसी अखबार में छपती है तो नेचुरली उसकी उम्र 1 दिन ही मानी जाती है, और हो सकता है वो 1 सप्ताह तक रह जाए, और उसकी कटिंग लेखक अपने पास रख लेता है तो उसके लिए उसकी उम्र बढ़ जाती है, पर उसकी उम्र अपेक्षाकृत हम कम मानते हैं। पर वही अगर एक पत्रिका में छपती है तो हम ये मानते हैं कि उसकी उम्र, अगर मासिक पत्रिका है तो वो 1 महीने कम से कम टेबल पे रहेगी, और कोई उसको संभाल के रखेगा तो साल भर उसको रखेगा। पर अगर वही कहानी, वही रचना एक पुस्तक में आ जाती है तो हम ये जानते हैं कि उसकी आयु कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि पुस्तक रूप एक का रूप पुस्तकालयों में या किसी के घर में भी वर्षानुवर्षी वह रहता है, पीढ़ियां उसको पढ़ती हैं, और पुस्तक के रूप में आने पर उसकी उम्र बढ़ जाती है। इस दृष्टि से ओम प्रकाश जी का यह काम उसकी आयु बढ़ाने का है। उन सब कहानियों की बहुत आयु बढ़ गई है, और मैं तो ये कहूंगा कि वह कहानियां अमर हो गई है इस पुस्तक के रूप में आकर के। और अब वह काफी बहुत बड़े जनमानस तक ये पुस्तकें पहुंचेगी और बच्चों के हाथ में भी पाएगी, और उनका उपयोग कई गुना बढ़ गया है। इस प्रकार के जो प्रकाशन है वे हम जानते हैं कि अभी लेखक कितने ही बार साहित्यकार लिख रहे हैं, और अधिकतर स्वयं अपने खर्चे से पुस्तकों को प्रकाशित करवाते हैं। प्रारंभ में एक उत्साह भी होता है और इच्छा भी होती है, और वो जैसे तैसे उसको मैनेज करते हैं, किंतु बाद के वर्षों में जब नाम हो जाता है तो अपने आप कुछ प्रकाशक भी मिलने लगते हैं और उसके माध्यम से छपती है। वैसे कुछ अकादमियां भी इस तरह के प्रकाशनों में सहयोग देती है या प्रकाशनों को आगे बढ़ाती है, और इस दृष्टि से हम देखें तो कुछ प्रकाशक भी ऐसे कार्य को कर रहे हैं। जैसे कि मुझे जानकारी मिली, डायमंड बुक्स ने राज्यवार इस तरह की बाल कहानियों की पुस्तकें प्रकाशित करने का काम हाथ में लिया है, और कुछ संस्थाएं भी इस तरह का काम करती हैं कि वे पुस्तकें प्रकाशित करती हैं। मुझे याद है कि अभी एक पुस्तक मेरे पास आई है, आरोहण, कृष्ण कुमार जी आशु ने उनके सृजन कुंज पत्रिका में जो रचनाएं प्रकाशित हुई, कहानियां प्रकाशित हुई, उन्हें एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। तो इस प्रकार उन्होंने उन कहानियों को की उम्र काफी बढ़ा दी और उनकी विस्तार काफी अच्छा हो गया। वो काफी समय तक लोगों के बीच में रहेगी और अपना प्रभाव लोगों तक पहुंचाएगी। पर ये जो एक प्रयास ओम प्रकाश जी ने किया है, ये एक बड़ा साहसिक कदम है, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति से ये सारा बीड़ा उठाया, और कोई एक पुस्तक नहीं बल्कि सीरीज में इनका जैसा विचार है, और मैं चाहता हूं कि उनके इस विचार को सफलता मिले। हम इसके लिए सभी शुभकामनाएं करते हैं कि आपकी ये कहानी माला अनवरत जारी रहे
और इसे सभी का अच्छा समर्थन मिले और ये काम आपका कामयाब हो। और इस सारे काम को, आज के काम को जिन्होंने इसका हमारा बुना और हमारी जिनसे हफ्ते 2 हफ्ते में बात होती ही रहती है, और वैसे सलीला संस्था का मैं अपने आप को एक सदस्य ही मानता हूँ। और पिछले 5 साल से जब से उनसे मेरा परिचय हुआ है, तब से ऐसा नहीं लगता है कि मतलब विमला जी कोई काम करे और मुझे नहीं बताए, मैं कोई काम करूं और विमला जी को नहीं बताऊं, ऐसा नहीं होता है। साहित्यिक कामों की हम आपस में काफी शेयर करते हैं। और इसमें मुझे जोड़ने के लिए जो उनका फोन आया, मैंने कहा आपके इतना देश भर में लोगों का संपर्क है, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मुझे आप उसी तरह रखो। नहीं, आपको मैंने कह दिया, आपको कोई मतलब असुविधा हो तो बताओ। मैंने कहा असुविधा तो आपके साथ किसी काम को करने में असुविधा कहाँ है, वो तो सब हो जाएगा, बाकी सब मैनेज हो जाएगा। तो बस आपको जुड़ना ही है। तो उनका जिस प्रकार का आग्रह रहता है, स्नेह रहता है, उसे देखते हुए आज का ये कार्यक्रम में मैं जुड़ करके और आप सब लोगों की बातें सुन करके मेरा इसमें मैंने मुझे अपने आप में कुछ नहीं कहना था, केवल जो कुछ आप सब लोगों की बातें मैंने सुनी उससे मेरा अत्यधिक ज्ञानवर्धन हुआ, और यही ज्ञानवर्धन मुझे इस बाल साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। आप सबका मैं फिर एक साथ मैं ओम प्रकाश जी को बधाई देता हूँ और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुआयामी आपका वक्तव्य था और बहुत सुंदर बात आपने कही कि रचना कहाँ प्रकाशित होती है जिससे उसकी आयु बढ़ जाती है, उसकी आयु को निर्धारित वह स्थान करता है जहां वह रचना प्रकाशित होती है। और इस तरह ओम प्रकाश जी ने इन कहानियों को अमर कर दिया। वाकई पुस्तकों में जो चीज आ गई है, पुस्तकें अमर है और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों तक ये पुस्तकें बच्चों को और बड़ों को संस्कारित करती रहेगी। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय विमला दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना आभार उद्बोधन करें। आदरणीय विमला दीदी। आज के इस कार्यक्रम में केवल ये नहीं कह सकते कि त्रिवेणी संगम हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का, बल्कि यहाँ पे हरियाणा भी जुड़ा है, यहाँ पे उत्तराखंड भी जुड़ा है और गुजरात भी जुड़ा है। यानी एक भारत जो है, मिनी भारत यहाँ पे सम्मिलित हुआ है। तो किसी का माइक ऑन है, इसलिए डिस्टरबेंस आ रहा है। अब ठीक है, तो मैं अपनी बात फिर से कहूंगी क्योंकि डिस्टरबेंस था कि एक त्रिवेणी संगम यहाँ पर आयोजित वेबिनार के माध्यम से हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ही जुड़ा है, बल्कि हमारे श्रोताओं और दर्शकों की तरफ से जुड़ करके ये और मिनी भारत बन गया है। हरियाणा इससे जुड़ गया है, डॉक्टर शील कौशिक यहाँ थी, राजकुमार निजात यहाँ थे, दोनों ही बहुत बड़े उम्दा बाल साहित्यकार हैं। और महावीर रावल्टा यहाँ थे, तो उत्तराखंड भी हमारे साथ जुड़ा है। और आपसे मतलब कुमुद वर्मा यहाँ थी, तो गुजरात भी यहाँ से जुड़ा है। तो एक मिनी भारत यहाँ बना है और उन सभी के हैं। हाँ, हुंदराज जी बलवानी भी गुजरात से जुड़े हैं और बहुत के सभी के नाम तो मैं यहाँ नहीं ले पाऊंगी, और उनके सबके कमेंट्स के रूप में उनके विचार हमें यहाँ सुनने को मिलते रहे हैं। किसी कृति पर चर्चा होना बहुत अच्छी बात है, उसका लोकार्पित होना यानी उसे जग जाहिर करना और लोगों के सामने लाना, ये और अच्छी बात है। और फिर उसकी समीक्षा होना, ये तो बहुत ही उम्दा बात है, क्योंकि साहित्य वही कालजयी होता है जिसकी बार बार समीक्षा हो, आलोचना हो और वो बार बार हाईलाइट हो। फिर आप देखिए कि किसी काम को अगर वेबिनार के जरिए से करते हैं, तो जैसा कि प्रकाश जी ने कहा था
कि पुस्तक होती है तो उसको एक बार पढ़ लिया, या कार्यक्रम होता है तो उसको एक बार देख लिया, किंतु वेबिनार के जरिए ये कार्यक्रम किसी का अधूरा छूट गया तो बाद में भी देख सकता है, और किसी ने नहीं देखा तो वो बाद में भी देख सकता है, और कभी भी देख सकता है। हमेशा ये कार्यक्रम सर्वसुलभ रहेगा। तो ये एक तरह से इसकी उम्र की बात है कि ये कितना उम्र दराज ये कार्यक्रम रहा है, और जब जब बाल साहित्य की चर्चा चलेगी तब तब इनके ऊपर भी कहीं निशान अंकित किए जाएंगे कि इस तरह का कार्यक्रम हुआ करते थे, और इस तरह के संकलन संपादन का काम हुआ, जिसमें कौन कौन लोग उन्होंने क्या क्या बातें रखी। बच्चों की जो मनोदशा है, अगर उस पे बात करूं तो आज ही मेरे पास 2 पत्रिकाएं आई थी, बच्चों का देश और देवपुत्र। देवपुत्र में मेरी बाल कहानी पहेली छपी थी, तो मैंने आयुष से बोला, जो कि 9वीं कक्षा का विद्यार्थी है, कि इस बाल पहेली को पढ़ करके जरा सॉल्व करना इसको, कि तुम्हें क्या इसका उत्तर, कितने उत्तर निकाल सकते हो। तो उस बाल पहेली में से फूलों के नाम निकालने थे। उसने पूरी कहानी को पढ़ा, नाम निकालने की कोशिश कितनी की ये तो उसने मुझे नहीं बताया, किंतु उसने कहा कि इस कहानी के अंदर आपने एक बहुत बुरा किया है। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि भाई हमने क्या बुरा कर दिया है। तो कि आपने, है ना, जो बच्चा अपनी बर्थडे को बाहर मनाना चाहता था, आपने उसको बाहर नहीं मनाने दिया। आपने कहा कि ये बर्थडे दादाजी ने कहा है घर में अपने पारंपरिक तरीके से मनेगा, मम्मी जो है हलवा बना लेगी, और हलवे को इस तरह से जमा देंगे कि वो केक की तरह काट लिया जाएगा। तो ये आपने उस बच्चे के साथ अच्छा नहीं किया। तो मैं भी उसकी बात को रह करके सुन करके दंग रह गई। आज बच्चे को ये मालूम है कि हमारे अधिकार क्या है, और वो अपने अधिकारों की बात करने लगे हैं। वो ये कहने लगे हैं कि आपने बच्चों के साथ न्याय नहीं किया। पता नहीं ये किस बात का असर था। हम बच्चों को किधर ले जाना चाहते हैं, कहाँ अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़े रखना चाहते हैं, और बाल साहित्य में बार बार हम इस कोशिश को करते हैं कि बच्चे हमारी देश से, हमारी संस्कृति से, हमारी भाषा से जुड़े रहें, किंतु उनके ऊपर जो पाश्चात्य का असर है वह भी हमें बराबर दिखाई दे रहा है, जो बड़ा चिंतनीय है, चिंता का विषय भी है। क्योंकि उनके पास जो है केवल एक जगह से ही ज्ञान मिल रहा हो ऐसा नहीं है। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस ने भी बच्चों का बहुत अहित किया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जहां बच्चों को मोबाइल से परहेज करवाते थे वहां मोबाइल मिल गया है, जहां लैपटॉप बच्चों की पहुंच से दूर था उनके पास लैपटॉप आ गया है। अब वह अपनी क्लास के अतिरिक्त उस मोबाइल पर से हटना नहीं चाहते, उस लैपटॉप से हटना नहीं चाहते। क्यों? वो क्या करते हैं इस समय, जब उनकी क्लास खत्म हो जाती है उस समय वो उस पे गेम खेलते हैं। तो वो इसके पाश में ऐसे बंध चुके हैं कि यदि आपने थोड़ा स्ट्रिक्टनेस किया और उन सारी चीजों से उनको वंचित किया और बंद करवा दिया, तो वो इतना बेकार महसूस करते हैं और कहते हैं कि हम करें क्या, हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को। तो ये सारी बात नहीं होगी कि क्या स्थिति है, हम कहाँ खड़े हैं अपने बाल साहित्य को लेकर के, बच्चा क्या देख रहा है, क्या जान रहा है और किधर मुड़ रहा है, कैसे उसको पुनः मुख्य स्ट्रीम में लाया जाए, वरना आने वाले समय की कल्पना नहीं की जा सकेगी। बहुत भयावह समय आएगा, पूरी की पूरी तरह से हमारी आगामी जो पीढ़ी है इसके शिकंजे में आ जाएगी। तो ये बातें, वेबिनार एक ऐसा माध्यम है कि हम मंच पर इन बातों को, इन चिंताओं को रखते हैं, सामने लाते हैं। अब समाधान तो क्या किसी एक के पास नहीं होता है, समाधान अभिभावक के, शिक्षक के, साहित्यकारों के, और जो आसपास सराउंडिंग जो भी लोग हैं उनके सबके मिलकर के करने से ही होगा कि किस तरह से हम फिर से इन बच्चों को मुख्य धारा की ओर
मोड़े और उन्हें बताएं कि कोई चीज अगर गलत है तो क्यों गलत है, कोई चीज सही है तो उसमें क्या सही है, क्या अच्छा है और तुम्हारे लिए क्या फायदे की बात है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, पर मेरे को लग रहा है कि मैं आज का जो कहानी माला का सेशन था उससे दूर कहीं बच्चों की चिंताओं के अंदर लिप्त हो गई हूँ। तो सबसे पहले मैं ओम प्रकाश जी को बधाई देना चाहूंगी कि आपकी पुस्तक का लोकार्पण के बहाने ही सही हमने कई बातों को जांचा है, परखा है और यहाँ पे भाषित किया है अपने अपने वक्तव्य में, और लोगों ने इसको सुना है और सुनते रहेंगे कालांतर तक। तो बहुत बहुत बधाई। जो काम एक अकादमी करती है कभी कभार साल में एक बार, जो काम कोई प्रकाशक अपने बीड़े से उठा लेता है कभी कभार, किंतु आपने लेखक होकर के इस काम को किया है, ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। और मेरे लिए ही क्यों, पूरे लेखक समुदाय के लिए बहुत फक्र की बात है कि केवल एक नहीं बल्कि पूरी कहानी माला के नाम से अभी तक आपकी 4 पुस्तकें आप तैयार कर चुके हैं और आगामी समय में भी कई पुस्तकों को करेंगे। कई रचनाकारों को आपने इसमें मतलब समकालीन रचनाकारों को आपने इसमें लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज बाल साहित्य का आपके प्रयास से संभव हो पाएगा। ये बहुत खुशी की बात है, हर्ष की बात है। अच्छा बुरा दोनों ही होता है, साथ साथ गुजरता है। तो हमें आशान्वित रहना है, सभी बातों को सोचते हुए, समझते हुए। और चूंकि संचालन की शुरुआत हमारी रेखा जी ने से करी है, तो मैं कहूंगी कि वह संचालन इस कार्यक्रम की समाप्ति की और भी वही ले जाए। आप सभी पधारे, आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि और गोपाल जी भाई साहब ने जो अपने मन की बात कही कि मैं सलीला संस्था में लंबे समय से आना चाहता था, जुड़ना चाहता था, तो ये आप सोचिए कि मेरी अल्प बुद्धि ही रही कि मैंने कभी आपको आमंत्रित नहीं किया इस तरह से। और पता नहीं ऐसा मेरे से त्रुटि क्यों रही, इसका मुझे खेद रहेगा। और आज इस त्रुटि को सुधार आप कार्यक्रम में पधारे, आपने इतना अच्छा उद्बोधन दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नीलम जी ने अपनी समीक्षा से इस कार्यक्रम को नई सार्थकता दी, नई ऊर्जा दी और बहुत मीठे स्वर में वो बात करती हैं। प्रकाश जी तातेड़ साहब ने भी अपने उद्बोधन में बहुत कुछ कहा है कार्यक्रम को लेके, बाल साहित्य को लेके, और मुझे भी लेकर के आपका ये स्नेह है जो बनाए रखें और हम सब मिल करके इसी तरह से बाल साहित्य के लिए उम्दा कार्य करते रहें। रेखा जी तो निसंदेह बहुत अच्छा संचालन करती है। आपको संचालन सौंप करके तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हूँ कि चाहे मेरे को खांसी चले, चाहे कुछ भी हो, रेखा जी जो है वो कार्यक्रम को संभाल लेंगी। तो ये निश्चिंतता एक छोटी बहन ही दे सकती है और वाकई में रेखा जी ऐसा करती हैं। आपको मैं फिर से माइक सौंपती हूँ। नमस्कार, आप सभी का शुक्रिया। आपके स्नेह के लिए तो मैं हृदय से आभारी हूँ, बहुत गदगद हूँ कि आप इतना प्यार करती हैं और आपने इतना अच्छा उद्बोधन दिया, उसके लिए आभार। और जो चिंताएं आपने बाल साहित्य और बालकों को लेकर व्यक्त की, अगर बार बार ये चर्चाएं होती रहेगी तो निश्चित है कोई समाधान भी निकलेगा, कोई अच्छी चीजें भी सामने आएगी, कोई अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। और मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य वक्ता आदरणीय गोपाल जी माहेश्वरी जी, आज की समीक्षक आदरणीय नीलम राकेश जी, इस पुस्तक के संपादक ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश जी, और आज जिनका सानिध्य हमें मिला है आदरणीय प्रकाश तातेड़ जी। और दीदी आप तो हैं ही सही, आप हैं तो ये कार्यक्रम है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम लोगों का जिन्होंने बहुत ध्यान से इस कार्यक्रम को सुना, अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मैं हमेशा हर कार्यक्रम में कहती हूँ कि आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हमारी ऊर्जा भी है और हमारा आईना भी। तो आप निश्चित अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें ताकि हम अपने आप में सुधार कर सकें, हमारी चीजों में संवर्धन कर सकें। मैं बहुत बहुत सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये 2 पंक्तियां कि फिर किसी मोड़ पर
मिल जाए तो हंसकर मिले, फिर किसी मोड़ पर मिल जाए तो हंसकर मिले, कुछ और नहीं तो दोस्ती का हक अदा हो जाएगा, कुछ और नहीं तो दोस्ती का हक अदा हो जाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इस कार्यक्रम को यहीं पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।